नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस समय आप जानते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से गरमाया हुआ है, इसलिए राजनीतिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हर्ष कुमार जी। आपका स्वागत है हर्ष कुमार जी। नमस्कार दीक्षित जी। जी, स्वागतम। अब आप ये बताएँ मुझे कि ये इंडी अलायंस जो है, इंडी-भिंडी अलायंस, पता नहीं क्यों ये अपने आप को इंडिया अलायंस बोलता है, क्योंकि इसका जो अंतिम शब्द ए है, वो तो अलायंस है, इसलिए इंडी अलायंस हुआ। तो ये जो इंडी अलायंस है, ये 3 मीटिंग कर चुका है और 3 मीटिंग के बाद में आपको ये किस स्थिति में दिखता है? जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। और देखिए, आपने वो बात कही ना कि ये इंडिया अलायंस कहते हैं। दरअसल क्या है कि हमारे देश में इस तरह की आदत है। आप जैसे देखते होंगे कि बैंक अकाउंट्स के लिए कहते हैं ना आईएफएससी कोड, तो उसमें जो सी होता है वो तो ऑलरेडी कोड ही होता है। तो वो एक आदत पड़ जाती है लोगों को उसी तरह से बोलने की कि इंडिया अलायंस। और कुछ पत्रकारों ने तो हिंदी के कुछ अखबारों के क्लिप्स शेयर किए पिछले दिनों कि उसमें हिंदी के अखबार इंडिया को INDIA लिखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब उन्हें क्या बताया जाए कि इंग्लिश का वर्ड है इंडिया, उसको वो हिंदी में लिख ही नहीं सकते, उसको वो INDIA ही लिखेंगे, या तो वो इंग्लिश का फॉन्ट चेंज करें, उतने पोर्शन पे इंडिया लिखवाएं। तो ये तो मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हो तो मुझे पता है कि तकनीकी दिक्कतें कहाँ से आती हैं। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि इस तथाकथित ये जो इंडिया नाम इन्होंने लिया है कि इसके खिलाफ एक साजिश हो रही है, इसे लोग इंडिया के नाम से प्रचलित नहीं होने देना चाहते। लेकिन मैं जो आपने 3 बैठक का जिक्र किया इसका, मैंने तीनों बैठकों को लेकर इस पर लगातार वीडियो बनाए, कई वीडियो बनाए। आपने देखा भी होगा मेरा जो लास्ट वीडियो था। तो इसमें मैं देखता हूं कि एक जिसे कहते हैं ना कि त्रिभुज टाइप का बना। एक पहली मीटिंग हुई, फिर बिल्कुल हाइप हुआ, और ये जो तीसरी मीटिंग हुई है इसमें लोग ये जरूर कह रहे हैं कि साहब इसमें हमने ये कमेटी बना दी, वो कमेटी बना दी। लेकिन मेरा मानना है कि ये सबसे ज्यादा निराशाजनक है इन तीनों की तीनों बैठक में। और इस बैठक से पहले ही ममता बनर्जी लगातार ये दबाव बना रही थी कि साहब आप किसी भी तरीके से ये सीट शेयरिंग वाली बात फाइनल कराइए। देखिए वही बात है, जैसे कांग्रेस को पहले अरविंद केजरीवाल ने झुकाया था कि साहब हमें तो समर्थन दो आप राज्यसभा में, और ये सब जानते थे, कांग्रेस भी जानती थी कि समर्थन देने से होने वाला कुछ नहीं है, केवल सारा एक परसेप्शन का ही खेल था। तो अब ममता बनर्जी उसी तरह से जिद पर अड़ गई है। और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी इस इंडी अलायंस का पार्ट चौथी बैठक के बाद तो शायद नहीं रहेंगी, अगर चौथी बैठक में वो आ भी गई तो। वैसे तो उन्होंने ही प्रपोज किया है कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक रखी जाए। अभी देखते हैं दिल्ली में बैठक होगी तो होस्ट कौन होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि शायद इस बार होस्ट का जिम्मेदारी जो है अरविंद केजरीवाल पर सौंपी गई है। कांग्रेस ऑलरेडी बेंगलुरु वाली बैठक कर ही चुकी है, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो होस्ट के नाते उसमें जरूर रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी प्रेशर बना रही हैं। और जैसे कि शो से पहले मेरी और आपकी बात हो रही थी कि ममता बनर्जी का जो आजकल माउथ पीस है वो द टेलीग्राफ बन गया है। उसे जी हाँ, जी हाँ। कलकत्ता में एक मेरे मित्र हैं पत्रकार, वहाँ प्रभात खबर में बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, 25 साल से वो पत्रकारिता में है। तो मैं उनसे बात हो रहा था तो वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे पत्रकारों के बीच इसको कोलकाता का सामना बोलने लगे हैं, द टेलीग्राफ को। और संजय राउत कौन है? संजय राउत है फिरद हाकिम। अच्छा। फिरद हाकिम जो है वो संजय राउत हैं। और बताते हैं कि जो ब्रीफिंग होती है वो अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से होती है। अब उस दिन की बात देखिए, तीसरी मीटिंग जब हो रही थी, लगभग 3-4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, सेमिनार है, उसमें किसी का भी एक क्वेश्चन लिया नहीं गया। 2-3 पत्रकार यहाँ दिल्ली से गए थे, वो सब कह रहे थे कि यार इससे बढ़िया तो ना ही आते तो कोई फायदा तो था नहीं, यहाँ टीवी पे ही देख लेते, वहीं बैठ के सारा दिन खराब हुआ, फिर रात को फिर जाएंगे, कोई मतलब था नहीं। लेकिन ये है कि कांग्रेस वाले फ्री में लेके गए थे सबको, तो सब लोग चले गए, चलो खाना वाना खा आते हैं, मुंबई घूम आते हैं। कोई सिद्धि विनायक मंदिर घूम रहा था, कोई कहीं, किसी को कोई मतलब नहीं था इससे, सब अपनी अपनी बाइट्स देकर वापस चले आए। तो इसमें जो सीन था वो यही था कि ममता बनर्जी ने ये कहा, आपने लालू की अगर स्पीच देखी हो तो लालू कह रहे हैं कि वो हमारी ममता दीदी भी थी, फिर उन्होंने गर्दन घुमा के वो देखते हैं तो ममता दीदी तो है ही नहीं मंच पे, वो तो जा चुकी हैं। वो 6:30 बजे लैंड कर चुकी थी कोलकाता में वापस, 6:35 की उनकी लैंड टाइमिंग है। और उन्होंने, आप उस दिन का
टेलीग्राफ उठाकर देखिए, पहले पेज पे जो हेडिंग है ऐसा लग रहा है कि जैसे ममता बनर्जी बोल रही हैं। हेडिंग था कि आप सीट शेयरिंग पर आइए, बात सीट शेयरिंग की कीजिए, और अंदर भी इसी तरह की ब्रीफिंग की गई है। और उसमें सबसे बड़ी ब्रीफिंग क्या की गई है, वामपंथियों के बारे में। ये जो सीताराम येचुरी और राजा ये सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 20 सेकंड के अंदर अपनी स्पीच खत्म कर दी, जो अंदर हो रही थी स्पीच, कमरे के अंदर जो सब अपनी बात कह रहे थे, कि भाई शॉर्ट में बताओ, नट शेल में बताओ कि क्या क्या चाहते हो। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग जैसे करेंगे, आप सब बड़े हैं और जैसे कहेंगे हम लोग उससे सहमत होंगे, हमारी तरफ से खुली ऑफर है, आप लोग तय कर लें कि क्या तय करना है। तो उसके बाद बताया जाता है कि सीताराम येचुरी लंबी लंबी स्पीच दे रहे हैं, 25-25 30-30 मिनट बोल रहे हैं। तो बताते हैं कि उससे ममता बनर्जी बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। उन्होंने कहा कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उसके बाद सबको निकलना भी है। आप भाषण बजाया जा रही है, बाकायदा द टेलीग्राफ में लिखा हुआ है अंदर कि साहब ममता बनर्जी इस बात से नाराज हुई कि इतनी ज्यादा भाषणबाजी की क्या जरूरत है, आप बिल्कुल एकदम कट टू कट बात करिए, क्या करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और ममता बनर्जी वहां से उड़ गई। हालांकि मीडिया में बाद में खबरें ये आई कि जिस तरीके से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू जी और नीतीश चले गए थे, ममता जी भी इसी तरह से चली गई। सबका बहाना तो एक ही था कि सब फ्लाइट थी सभी की। उस समय नीतीश कहकर चले आए थे मुझे मेले में जाना है, लेकिन वो मेले में उनके बिना कौन सा काम रुक रहा था ये बताइए। और मेले में करने के लिए जाना था उन्हें। मेले में, मेला तो मे, एक महीने मे, तक चलता है वो। मेला तो मुंबई में लगा हुआ था ना, असली मेला तो वो था। हाँ, तो वो सब इस तरह की बातें हो रही थी उसमें। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बैठक थी तीसरी, और इसमें खासतौर से जो मीडिया इस बैठक पर बड़ी आशाएं लगाए हुआ था, जो एक विरोधी टाइप का खेमा है दिल्ली में जिसे खान मार्केट गैंग कहा जाता है, उनमें से भी कुछ पत्रकारों की मैं ओपिनियन सुन रहा था जब वो डिबेट्स में आए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे हिसाब से तो ये तीसरी बैठक जो है बड़ी निराशाजनक है, और ये जो कमेटियां हैं इनके बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं करते। और दीक्षित जी, मुझे एक बात और भी लग रही है अब तो, कि कोई चेयरमैन वगैरह इसका जो कहते थे कन्वीनर संयोजक वगैरह होगा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई होने वाला है इसका। जैसे कि 89 में कभी वीपी सिंह का नाम और ये सब चीजें चल गई थी, चंद्रशेखर का नाम। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इस तरह का कोई फेस आएगा सामने। मुझे लग रहा है ये ऐसे ही चलने वाला। तो मेरे हिसाब से तीसरी बैठक बिल्कुल निराशाजनक थी जी। तो ये अगर तीसरी बैठक निराशाजनक है, तो चौथी बैठक में क्या होगा? चौथी बैठक के बारे में तो मैं जैसे शुरू में ही आपसे बता रहा था कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अब बैठक कहीं भी बुला लीजिए। वैसे बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने ही 2 अक्टूबर का गांधी जयंती का वो दिया है। पता नहीं वो 2 अक्टूबर पे हो पाएगी या नहीं, मुझे तो इस पर भी संदेह है, क्योंकि इस पर अभी कुछ चर्चा यहाँ दिल्ली में तो कहीं है नहीं ना कोई इस तरह की। यहाँ तो सब G20 में सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसका कुछ अभी लग नहीं रहा है। लेकिन यही है कि ममता बनर्जी की तरफ से खासतौर से ये प्रेशर है। देखिए, इस पूरे इंडी अलायंस के बनने में कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत कहाँ आने वाली है, केवल 4 स्टेट में, वो तो आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली पंजाब। और जगह तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर है, ऑलरेडी सब सॉर्टेड और है। जगह या तो कांग्रेस गायब है, हाँ, या रीजनल पार्टीज गायब है। रीजनल पार्टी और गायब है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब जगह कांग्रेस है, और बाकी यूपी में कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में अपना गठबंधन इसमें का एक ऑलरेडी बात सेटिंग हो गई। और जो है वो बहुत दिखने वाली बात है कि जी आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में। हाँ, वो तो है ही। और आम आदमी पार्टी के तो संजय सिंह ने मीडिया के सामने एक दिन ये बात कही है, हालांकि वो बात कहीं छपी नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का, कि संजय सिंह ने तो एक जगह पत्रकारों के बीच में ये भी कहा कि भाई ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बन रहा है, इसका विधानसभा से क्या मतलब है, हम तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सारे के सारे। ये बात क्लियर कट है उनका। वो इस बारे में वो कह रहे हैं कि ये कोई फंडा नहीं है, 2024 के लिए, केवल लोकसभा के लिए बात कीजिए आप हमारे से। वही वही बात चल रही है। इसमें एक बात ये है कि ऐसा कई लोग और भी जो हैं जानकार लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरा का पूरा मामला लटका के रखना चाहती है जब तक कि विधानसभा चुनावों के परिणाम ना आ जाएं, क्योंकि विधानसभा चुनावों के जो परिणाम होंगे उसके अनुसार उसकी स्थिति जो है वो या तो सुदृढ़ होगी या दुर्बल होगी, कमजोर होगी या बिल्कुल भूत बिल्कुल होगी। बिल्कुल।
यही है तो कांग्रेस का। तो कांग्रेस और ने पहले भी तो आश्वासन में दिया था। आम आदमी पार्टी शातिर है इस मामले में, वो ये समझती है, तो वो पूरे दमखम से चुनाव लड़के ये प्रयास करेगी कि कांग्रेस इन तीनों जगहों पर हारे, जी जिससे कि जो आम आदमी पार्टी की बार्गेनिंग पोजीशन है वो कांग्रेस के अपेक्षा वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो। बिल्कुल सही बात इस है पर आपकी। आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो है ही। आप दिल्ली विधेयक वाले मामले पे क्यों डिले किया जा रहा था? वो बिल्कुल पार्लियामेंट सेशन आ जाने तक वो क्लियर नहीं करना चाहते थे। उधर कर्नाटक चुनाव सब जगह उन्होंने देख लिया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद तो हौसला कांग्रेस वालों का बड़ा बढ़ गया है। तो उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम इतने समय पहले, और केजरीवाल ने लगभग 2 महीने तक कोशिशें की अपनी, मई जून पूरा लगे रहे, जुलाई में सेशन था, तो वो पूरी कोशिश करते रहे कि भाई कांग्रेस वाले आश्वासन दे दें। लेकिन वो आश्वासन कब होता है? 20 जुलाई से शुरू हुआ था सेशन, और 18 तारीख को या 17 तारीख को कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, कर लेंगे हम, आप सपोर्ट कर देंगे। और वो तो उस समय सपोर्ट करना ही था वैसे भी, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करते, बायकॉट करते, तो भी मैसेज यही जाता कि साहब मोदी का सपोर्ट कर दिया कांग्रेस ने। तो वो तो उस स्थिति में तो कांग्रेस जाना ही नहीं चाहती थी। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है। और ये जो अभी आपने बात कही है कि इन 3 स्टेट में ये डिरेल करना चाहते हैं कांग्रेस को, तो मुझे तो पता नहीं क्यों, अभी शुरुआत में मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से मुझे लगने लगा है कि पता नहीं, क्या पता लोकसभा चुनाव जल्दी होने जा रहे हो, मोदी जी की दूसरा तीर ये भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कारण, क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव जो है उसका जल्दी कराने का या देर से कराने का किसी स्पेशल सेशन से कोई लेना देना होता नहीं है। हाँ, वो आप भी तो है। जानते हैं कि हम्म, कैबिनेट जो है वो सीधे रेकमेंड कर सकती है राष्ट्रपति को कि चुनाव हम्म, जल्दी कराया जाए, लोकसभा डिसॉल्व की हम्म, जाए। तो हम्म। ये तो कैबिनेट का अधिकार है। इसके लिए स्पेशल सेशन बनाने का नहीं, बुलाने का कोई कोई हाँ, कोई स्पेशल कारण नहीं सेशन है। का तो मैं बात कह भी नहीं रहा हूँ, स्पेशल दूसरी सेशन बात का तो मतलब नहीं है। दूसरी बात जो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन किए बिना सरकार जो है वो चली जाएगी चुनाव में? वही वही मुझे नहीं लगता। वही वही एक मेन चीज है जो सब लोगों को इसमें करता है, लेकिन और एक राम। एक और भी बात है इसमें कि उनको हम्म, 1 फरवरी को उनको अ, बजट पेश करना है, तो बिना हम्म। बजट पेश किए क्यों जाएंगे? पिछली बार भी उन्होंने हाँ, बजट पेश किया था, और पूर्ण बजट पेश किया था, आपको याद हो, जिसके ऊपर बिल्कुल। विरोधी दलों ने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया था, ये कहा कि साहब की हम्म। ये तो वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए था, इसको पूरा बजट क्यों पेश कर दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उन्होंने पूरा बजट पेश किया था, बिल्कुल सही और बात है इस आपकी। बार और भी वो पूरा बजट पेश करने का जो अवसर है वो हाथ से जाने देंगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो ये जो इन्होंने किया है, खास तौर से जो एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, ये तो इनको डाइवर्ट करने की एक टैक्टिक्स है कि तुम तो इसमें उलझे रहो, हम कुछ और कर जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ भी ना हो, कुछ या भी ना फिर हो। कोई एक चीज हो सकती है, तो वो विमेंस रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा से पास होकर पड़ा पास हुआ है, है। लैप्स तो हुआ नहीं है, वो राज्यसभा वाला लैप्स होता नहीं है, आपको भी पता है। हाँ, नहीं, इसमें तो दिल्ली में तो खासतौर से जो पार्लियामेंट कवर करने वाले पत्रकार हैं, उन लोगों का तो यही कहना है कि इसमें एक तो चंद्रयान वाला मामला चलेगा, G20 वाला होगा इसमें, जो मेन हाइलाइट्स हैं वही इसकी यही रहने जा रही हैं। और अभी तो एजेंडा खैर आना बाकी है। एजेंडा सांसदों को मिल जाएगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि मोदी जी का ट्रेंड नहीं रहा है। इवन आप देखिए किसी छोटे से छोटे स्टेट में भी, यहाँ पे चुनाव पहले कराने की पूरी पूरी स्थिति उत्तराखंड में भी बन रही थी कि वहां भी पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। कई जगह इस तरह की स्थिति बनी, लेकिन इन्होंने नहीं कराए। जब वहां वो त्रिवेंद्र, वो दूसरे वाले तीरथ सिंह रावत बने थे और उनके पास वो थी नहीं मेंबरशिप, वो लोकसभा के सांसद थे, तो उस समय भी बड़ी यहाँ चर्चाएं हुई थी कि शायद यहाँ के चुनाव ही पहले करा दिए जाएंगे, लेकिन नहीं कराए। 3 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए। तो वो तो अपना पूरा टाइम तो पूरा लेते हैं। वो उस तरह का नहीं करते कि साहब पहले चुनाव करा लें। और फिर ये तो आपने बिल्कुल बात सही कही, ये सभी लोगों की ये भी ओपिनियन है कि राम मंदिर के मुद्दे को, उस इतने बड़े मुद्दे को जिसके लिए इतने सालों से लगी हुई है बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है इतने समय से, उस मुद्दे को कैसे छोड़ देंगे, उससे पहले चुनाव कैसे करा लेंगे। एक बात ये भी आई कि इस इंडिया अलायंस की बैठक में जो राहुल गांधी कूद के अडानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए थे, उसको लेकर भी ममता बनर्जी है वो रुष्ट हो गई। और इस इंडिया अलायंस के कई सारे ऐसे घटक हैं
जो अडानी के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो रफाल की स्थिति देख चुके हैं और उनको ये पता है कि भाई ये जो अडानी वाला जो मामला है, ये राहुल गांधी के दिमाग का फितूर के अलावा और कुछ है नहीं। आपने देखा कि अभी-अभी जब ये आपके ये ओसीसी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जब फिर से अडानी के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, तो वो पूरी तरह से टाँय-टाँय फिस हो गया। देखिए, इसमें जो खबरें हैं, इसमें खबर ये थी कि अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में बातचीत चल रही थी लगातार इस मीटिंग को लेके। और ये बताया जाता है कि जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले, वो किसी के भी एजेंडे में नहीं थी और इस पे सबसे ज्यादा ऐतराज वहां पे अभिषेक बनर्जी ने ही जताया। ममता बनर्जी भी नाराज हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे किसी एजेंडे में नहीं था और आप एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडी अलायंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस वाले अब फिलहाल इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से लाइमलाइट अपने ऊपर रखी जाए। और उससे पहले 2-3 बड़े ब्लंडर भी हुए थे। इन्होंने वो लोगो टाइप का बना दिया था, एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें केजरीवाल को हटा दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें, कई छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की हुई कि कांग्रेस की स्थिति को लेकर लोग वहां पर आशंकित थे कि ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कांग्रेस ने जो ये कमेटियां वमेटियां बनी है, इसमें जो अपना रिप्रेजेंटेशन एक एक लोगों का रखा है कि साहब हम यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, हम कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं बनना चाहते, तो वो एक टोकन के रूप में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस इस पर कोई दबाव नहीं बना रही है। और अडानी के मुद्दे को लेकर तो सबसे पहले तो शरद पवार ही खिलाफ हैं। शरद पवार का तो आप जान ही चुके हैं, एनडीटीवी को इंटरव्यू देके कंडम किया था उन्होंने, स्पेशली राहुल गांधी को कंडम करने के लिए वो इंटरव्यू दिया था। उसके बाद शरद पवार ने किसी को इंटरव्यू ही नहीं दिया कि अडानी के चैनल को इंटरव्यू दे देता हूं, और अडानी का मामला वहीं फुस कर दिया। और अडानी के साथ तस्वीर ममता बनर्जी शेयर कर चुकी हैं कई बार, जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए वहां गए थे। अशोक गहलोत भी मुझे नहीं लगता कि अब इस बात को ज्यादा लेकर इंटरेस्टेड होंगे, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी को पैसा चाहिए, तो कौन इस पंगे में पड़ना चाहेगा। लेकिन राहुल गांधी का देखिए, मुझे कई बार क्या लगता है कि राहुल गांधी के जो पिता थे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिस तरीके से वो फोर्स वगैरह के मामलों में उनकी इमेज डेंट हुई, उन्हें लगता है कि इमेज को डेंट कर दीजिए किसी भी तरीके से मोदी की, क्योंकि मोदी की जो पर्सनल इमेज है उस पर कोई अभी दाग नहीं लग पा रहा है। ठीक है, आप उनके जो नीचे रहने वाले हैं उनके बयानबाजियों को लेकर, उनकी किन लोगों से वो मिलते जुलते हैं, इन सब चीजों को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं कि साहब नितिन गडकरी ने मुंह फेर लिया नरेंद्र मोदी से, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटर इनसे प्रभावित नहीं होता। तो उनकी तो पिछले 10 साल से वो राफेल वाला मामला भी आपने जो कहा वो वही था कि किसी भी तरीके से एक डाउट क्रिएट कर दिया जाए नरेंद्र मोदी के बारे में, और वो ये कर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो सबको लग ही रहा है कि ये दूसरा राफेल ही साबित होगा। एक बात और देखने में आई कि ये जब इन्होंने अभी ये ओसीसी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है इनका, इसकी जो रिपोर्टिंग हुई, वो जो इनका जो नॉर्मल जो इनका जो टूल किट है, वो नॉर्मल टूल किट आप जानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, बीबीसी है और वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये सब इनके नॉर्मल टूल किट के पार्ट हैं। तो आपने देखा कि ये नॉर्मल टूल किट वालों ने बिल्कुल इसको नहीं उठाया और इनको 2 नए लाने पड़े, द गार्डियन और द फाइनेंशियल टाइम्स, जिनको तो मुझे लगता है कोई 2-4 लोग भी भारत में नहीं पढ़ते होंगे। और जो आपके इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं, वही इसको यदि पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट और टाइम और इस तरह के जो हैं वो तो फिर भी लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इनका जो टूल किट, अच्छा एक बात और भी देखी हमने अभी, जो चंद्रयान और जो आदित्य वाला जो हुआ, उसका साहब बड़ा ज़बरदस्त कवरेज आ रहा है फॉरेन मीडिया में। जिन जो नाम मैंने आपको लिए, इन सब ने उसको बड़ा ज़ोर-शोर से दिखाया। तो क्या जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने राहुल गांधी में उनका जो भरोसा था वो खो दिया है क्या? देखिए, अभी तो चुनाव में 6 महीने बाकी है
और हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम के साथ कुछ और वही डिवाइडर वाला कुछ प्लान किया गया हो। अभी तो इतनी जल्दी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी लंबा समय है। तो एक लंबी टूल किट वालों के लिए तो एक लंबी चेन बनाकर चलना पड़ता है ना, वन बाय वन प्लान करना पड़ता है। तो इस ये अभी तो फिलहाल इसे तो मेरे ख्याल में दो तीन जो यहाँ के यूट्यूबर हैं, उनके अलावा पत्रकार, उनके अलावा किसी ने इसे उठाया नहीं, चैनल्स ने भी ज्यादा नहीं इसे उठाया है। तो मुझे लगता है कि अभी तो वेट करना होगा। अभी ये कह देना कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब लोग जो मेन मीडिया है इसने अभी नहीं उठाया, अभी तो मतलब जल्दी होगी। अभी वो तो चुनाव 6 महीना है, अभी देखिएगा, अभी तो कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर। इतनी आसानी से तो सब नहीं निकलेंगे। आपको आपको याद है कि वो डिवाइडर वाला, द डिवाइडर क्या था वो हेडिंग में भूल रहा हूँ, डिवाइडर इन आया, चीफ। डिवाइडर इन चीफ, वो जो आया था। डिवाइडर। तो उस तरह की चीजें भी तो होंगी ना। तो अभी तो समय है। अभी तो ये अडानी वाला मुद्दा था, तो इसलिए सोचा होगा कि यार शुरू में ही अगर अडानी वाला मुद्दा न्यूयॉर्क टाइम्स से कहलवा देंगे या वो वाशिंगटन पोस्ट से, तो वो ठीक नहीं रहेगा। अभी होगा कुछ ना कुछ उसमें। मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब इतनी आसानी से बैठेंगे। और जॉर्ज सोरोस अभी एक्टिव हैं, लगे हुए हैं। एक्टिव तो है, लेकिन बड़ा अब उनकी जो इफेक्टिवनेस थी वो काफी कम हो गई दिखती है, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा प्लान था वो चला नहीं। देखिए, अब पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत चीजों का फर्क भी आ गया। आज भी देखिए सेंसेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है। हाँ। 240 पॉइंट आज भी अप है। वो दूसरा वाला मामला नहीं चला। ये बात आप सही कह रहे हो कि ये जो ताजा रिपोर्ट इन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, और इसमें तो रवीश कुमार भी जो है वो हिंडन नदी में नहीं उतरे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ढूंढने के लिए। वो वरना उतर जाते हैं कहीं गटर वटर में वो तो नीचे। अपनी डॉक्यूमेंट्री अलग बना रहे हैं ना, वो उनकी तो डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर हाँ, आया, देखा होगा आपने। वो हाँ रिलीज हो चुकी है, वो शायद वहाँ अमेरिका में रिलीज हो गई है। वो बनी, वो तो उसी को प्रमोट करने के लिए गए थे, और वो गटर में प्रमोट किया था, वहाँ फ्रांस के गटर में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए, न्यूयॉर्क गए। अभी आपको मैं बताऊं कि आप ये जो जॉर्ज सोरोस वाला मामला कह रहे हो, आप जॉर्ज सोरोस वाला मामला इस बार सर दूसरे तरीके से सामने आएगा। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में जो आप और हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, इनका बहुत बड़ा फर्क है। 2019 के और इस चुनाव में जो बीच में जो एक वैक्यूम था, जो एक बहुत बड़ा गैप था, उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया और आप जैसे, हम जैसे यूट्यूबर्स, और दूसरी तरफ से भी दोनों साइड से जो यूट्यूबर्स आए हैं, इन्होंने बड़ा कवर किया है। और अब ये केवल मेन मीडिया पे ये आधारित नहीं रह गया है। ये नहीं है कि आपको केवल किसी मेन अखबारों में, गार्डियन में ही छपवाना है या उसमें ही छपवाना है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए प्लानिंग की गई है। अभी देखिए, वो महिला पत्रकार है, वो भी आजकल न्यूयॉर्क गई हुई है जन्मदिन मनाने के लिए। वो जिन्हें लगता है कि हमेशा मुसलमानों पर ही अत्याचार हो रहे हैं इस देश में। तो अभी तो फिलहाल इन लोगों को विदेशों के सैर कराए जा रहे हैं। अजीत अंजुम टर्की घूम के आए थे पूरी टीम के साथ अपनी। तो टूल किट जो चल रहे हैं वो नई तरह के निकल निकल कर आ रहे हैं इस बार सामने। अभी फिलहाल यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वो डिवाइडर इन चीफ आएगा, आप याद रखिए उसको, मेरी बात, आप आएगा जरूर कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, लेकिन उससे कोई अंतर पड़ता दिख नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि 2019 में जो इनका जो फेलियर हुआ, स्पेक्टेकुलर फेलियर जिसको हम कह सकते हैं, रफाल के साथ में, क्योंकि रफाल में तो पूरी दुनिया लगी हुई थी, आपको भी पता है। लोगों के खुद के इंटरेस्ट थे, जो उनके डिफेंस के इंटरेस्ट थे, वो सब थे। वो सब होते हुए भी वो हाँ, कुछ नहीं कर पाए। हथियारों के डीलर वगैरह ये सब लोग लगे रहते हैं। सब लोग लगे हुए थे। तो इस बार तो आप देखें कि जो ये आपके रफाल एम वाली जो डील हुई, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। कोई जिक्र नहीं राहुल हुआ, गांधी कहीं भी नहीं कुछ बोले। नहीं। कोई नहीं बोला। उसमें उसमें सर एक फैक्टर ये भी था कि आप वो, उसमें थोड़ा सा देश वाला भी मामला जुड़ जाता है कि आप, जो हमारी फौज है, हमारी वायुसेना है, आप एक तरह से उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगा होगा कि इनके थिंक टैंक ने, सब लोगों ने कहा होगा कि यार ये सब मुद्दा चलने वाला है नहीं। अडानी वाला मुद्दा तो वही है, हिट एंड रन वाला, के वो कहो और भाग जाओ, कहो और भाग जाओ आप। वो तो उसी तरह का मामला है कि जैसे अरविंद केजरीवाल कभी कुछ भी कह देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं अंदर जाकर। तो ये उसी तरह का मामला है। तो आएगी तो चीज कुछ ना कुछ और निकल कर, लेकिन किस रूप में आएगी, मुझे अभी इसे लेकर संदेह है। देखिए, एक छोटी सी घटना हुई दिल्ली में पिछले दिनों, उस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया
कि इन्होंने ये जो सिक्स जस्टिस जस्टिस फॉर क्या है वो उस एसजेएफ वाले, उन्होंने वहां वो जो मेट्रो स्टेशन सिक्स पर फॉर वो जस्टिस। हाँ, उन्होंने वो जो लगवा दिए वहां पे मेट्रो स्टेशन पे नारे लिखवा दिए, और वो पन्नू वहां से क्लेम कर रहा है कि हमने लिखवाया है। इस मामले में को थोड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए था। हो सकता है कि इस तरह की हरकतें हों। इस तरह की हरकतें तो बताते हैं लोग कि उस समय जब भिंडरावाला अपने पीक पर था जब नहीं हुई थी, अब हो रही है। तो दूसरी तरह की चीजें हो रही हैं, उनका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। हो सकता है कि इस तरह की हरकतें हों आने वाले समय में, कुछ और प्रोपगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब की बार तो दिल्ली वाले पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी इसमें। पंजाब की सरकार बनी गई है, फंडिंग की कोई कमी होनी नहीं है इस बारी में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो तो है। हम्म, अब एक चीज़ और देखने में आई कि इसी पर जिस समय ये अडानी वाला जो उठाने का प्रयास किया गया, उसी समय राहुल गांधी जाते हैं लद्दाख, और वहां से फिर वो एक तरह से चीन के फेवर में प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये जो पूरा जो ओसीसीपी प्रोजेक्ट है और राहुल गांधी का जो आपके जॉर्ज सोरोस से जो कनेक्शन है वो जो सामने आया है, साथ में जो कांग्रेस पार्टी का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्शन सामने आया है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये नैरेटिव इनको किसने समझाया है कि भाई तुम ये कार्य करो? ये सारे के सारे कार्य पॉलिटिकली तो हम कहेंगे कि एक तरह से सुइसाइडल है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जो भी काम करते हैं सुसाइडली करते हैं, आपने देखा ही होगा। वो तो जो उनके दिमाग में एक बार फीडबैक मिल जाता है वो बैठ जाते हैं। एस जयशंकर ने एक बार बताया भी था पार्लियामेंट में कि भाई राहुल गांधी को बुलाकर सब चीजें समझाई गई थी, जब पार्लियामेंट की कमेटी की बैठक हुई थी उसमें सब चीजें बताई गई थी चाइना को लेकर, लेकिन उनके दिमाग में जो चीजें बैठ जाती हैं वो तो उसी के हिसाब से बताते हैं कि मुझे तो यही करना है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे मौके पर लद्दाख की यात्रा करने का मकसद सिर्फ यही था कि एक बार फिर चाइना वाले मुद्दे को मैं उठा लूं। और इसमें मैं थोड़ा सा मानता हूं, जो आपने बात कही है कम्युनिस्ट पार्टी वाली, उसमें तो सबसे मेन चीज यही है कि इसमें तो बीजेपी भी विफल रही है इस मुद्दे को उठाने में। सुब्रमण्यम स्वामी जब से बीजेपी से आउट हुए हैं तब से गांधी फैमिली पर बीजेपी कहां उस तरह का प्रहार कर पा रही है, बताइए। सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम स्वामी तो वैसे भी चीन के समर्थक ही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कम से कम गांधी परिवार को लेकर नेशनल हेराल्ड कुछ ना कुछ पुरानी चीजें निकालते रहते थे, कहते रहते थे। वो एक तरह से जो एक बीजेपी का टूल किट थे, मेरा तो मानना है। लेकिन वो उसे बीजेपी के पास अब इस तरह के लोग हैं नहीं। पता नहीं क्यों इस मामले में वो तो उठा ही नहीं पाया, जबकि पुरानी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं कि राहुल गांधी सुब्रमण्यम सिग्नेचर स्वामी कर रहे किसी का टूल किट हो नहीं सकते, वो स्वयंभू हैं। हैं। लेकिन वो फिलहाल तो बीजेपी का एक जिसे कहते हैं कि वो टूल किट बीजेपी ने उन्हें काफी इस्तेमाल तो किया अपने लिए। और आजकल तो वो बीजेपी के विरोध में खड़े हुए। विरोध में है, वो तो बग्गा के खिलाफ जो है वो केस लड़ने जा रहे हैं, तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ। और वो बताते तो हैं कि कपिल कुछ सिब्बल को अपना वकील कर रहे हैं वो। सुब्रमण्यम स्वामी जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाली आपने बात बिल्कुल सही कही है। दरअसल इस मुद्दे को मुझे लगता है कि बीजेपी उस तरीके से उठा नहीं पाई है। इसे लेकर एक जिसे कहते हैं ना मुहिम चलाना, मीडिया ड्रिल जिसे कहते हैं कि मीडिया में लगातार इस से लेकर खबरें छापी जाएं, इसको ताकत के साथ नहीं बीजेपी उठा पाई। यही वजह है इसकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो और आप आगे क्या देखते हैं इस समय जो स्थिति है राज्यों की, विशेषकर उत्तर भारत की जो स्थिति है, और लोकसभा में जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था, आपको लगता है कि कांग्रेस तो फंसी हुई है अपने ही चक्करों में, और इंडी अलायंस के जो उसके साथी हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसका जो मेन एरिया है उसमें तो उसे फिर कुछ भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल आप सही बात है। सनातन धर्म के विरोध में बातें करके उत्तर भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या पाने की अपेक्षा रखते हैं?
देखिए वो तो मैंने आज ही उस पर एक वीडियो बनाया है, सनातन धर्म वाला जो मुद्दा हुआ है। आपने शायद देखा होगा कि कल राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया है, राहुल गांधी इसमें मटन पका रहे हैं लालू जी के घर पे जाकर। जी। देखा आपने वो 7.5 मिनट का वो जो वीडियो है, वो किस दिन शूट हुआ? जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी, उसी शाम राहुल गांधी गए थे लालू प्रसाद यादव के घर पर। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक छोटी सी खबर छाप दी कि लालू के घर पर मटन का मजा लिया, राहुल ने पकाया भी और खाया भी। छोटी सी एक खबर सिंगल कॉलम दिल्ली में छापी। उसके बाद जो सोशल मीडिया सेल है इनका, आईटी सेल है कांग्रेस वालों का, तो लोगों ने कहा कि भाई अगर इस वीडियो को अब रिलीज किया गया जिसमें राहुल गांधी खुद मटन पे वो नमक मिर्च मसाला हाथ से मिलाते हुए, प्याज उसमें मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इंप्रेशन बहुत खराब जाएगा। क्योंकि जो हिंदुओं में भी जो मटन चिकन खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले हैं, सावन में वो भी हाथ नहीं लगाते, इसको प्याज को हाथ नहीं लगाते हैं। और आप इस तरह का अगर आप वीडियो डालोगे तो इसका इंप्रेशन खराब जाएगा। इसलिए सावन खत्म हो जाने के 1-2 दिन के बाद ये वीडियो एडिट करके डाला गया और इसमें पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव को हाईलाइट किया गया। क्योंकि राहुल गांधी पे बैक करना चाहते हैं कि जो जेस्चर राहुल गांधी के प्रति बार बार दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, कह देते हैं कि भाई दूल्हा दूल्हा आप शादी कर लीजिए, कह देते हैं। अभी इस मीटिंग में कह दिया, जो मुंबई वाली मीटिंग है, कि हम आपके साथ हैं, राहुल जी आप पूरी ताकत के साथ लड़िए। वो तो एक तरह से इंडिया अलायंस का फेस बना के चल रहे हैं इनको। तो ये तो जो चीज खून में होगी ना दीक्षित जी, वो तो सामने आएगी। देखिए मंदिर से, पूजा पाठ से गांधी परिवार का नेहरू जी के समय से ही कोई नाता नहीं है। ये तो लोग तो उससे पूछते हैं भाई तुम तो बड़े हिंदू बने घूमते हो, मंदिर जाते हो, ये करते हो, और रक्षाबंधन पे राखी नहीं बंधवाते हो क्या? बिल्कुल सही बात है। और ऐसी स्थिति में जब आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी बहन के लिए मटन जरूर लेके जाऊंगा, अगर मैं मटन लेके नहीं गया तो मेरी बहन नाराज हो जाएगी, और फिर उसके प्रियंका के मटन खाते हुए वीडियो भी डाली गई है उसमें। तो ये तो हिंदू ये सनातन उत्तर कल्चर। प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल समाचार चल रहा था कि साहब की ये 3 लोग जो हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तीनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। क्या सोच के लड़ेंगे? नहीं नहीं, मुझे तो इस बार ये लग रहा है कि पूरे गांधी परिवार का ही सफाया यहां से ना हो जाए। वरुण गांधी, मेनका गांधी की भी स्थिति खराब है। वरुण गांधी का कोई तय वरुण नहीं गांधी है को कि तो वो टिकट नहीं लड़ेगा। मिलेगा, ये पक्की बात है। वो तो टिकट तो मिलना ही नहीं है, लेकिन वो उसने क्या किया है, वरुण गांधी ने पिछले 3-4-5 महीनों से वहां पे अपनी जो जैसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह से कैंपेन करना शुरू किया है। वो जगह जगह वो लगा रहे हैं कैंप। तो क्योंकि अब 10 साल से सांसद हैं तो चेले चपाटे मिल जाते हैं काम करने वाले। तो वो उस तरह का एक टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं बिना बीजेपी के बैनर के लड़ूं, बिना मैं किसी सिंबल के लड़ूं, तो क्या स्थिति बनेगी। तो मुझे तो लग रहा है कि इस बार ना सिर्फ सोनिया, राहुल, वरुण, मेनका, मुझे लग रहा है पूरा गांधी परिवार ही यूपी से साफ हो जाएगा। ये शायद आखिरी चुनाव हो गांधी परिवार का किसी भी तरीके से। मेनका गांधी को तो वैसे पीलीभीत ऑफर किया गया है, तो अब मेनका गांधी को ये चूज करना पड़ेगा। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि सुल्तानपुर से इनको छोड़ के भागना पड़ा था श्रीमान जी को। तो हारने के चांस थे इसके तो वहां। पूरे 100% हार था वो तो। हम्म। मेनका गांधी ने सेक्रीफाइस किया और फिर मेनका गांधी बड़ी मुश्किल से 15,000 वोट से जीती थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के सांसद जितने जीते थे 62 से, और 2 आपके अपना दल वाले 64 जो थे एनडीए के, उनमें से सबसे कम अंतर से जीती थी मेनका गांधी, और वो अपने पुत्र के कर्मों के कारण। और ये पुत्र के कर्म पीलीभीत में भी जो है, तो पीलीभीत में तो इनको थोड़ा एडवांटेज के, एक तो बीजेपी का बड़ा वहाँ पर वोट है, और उसके अतिरिक्त वहाँ पर कुछ सिख वोट भी है, तो हाँ, वो वो भी मेनका इनको को सिख मानते हैं सब, पंजाबी सिख वोट जो है फैमिली से हैं। वो हाँ। भी इनको मिल जाता है। हालांकि वो बहुत अधिक नहीं है, हाँ, कुछ नहीं कोई है इसमें। 3-4% का कोई वोट है वो। हम्म। लेकिन ये तो आपकी बात सही है कि गांधी परिवार, अच्छा ये अमेठी से तो जीत नहीं सकते, स्मृति ईरानी ने पूरा अपना दबदबा जमा रखा है। रायबरेली में अदिति सिंह को वोट मिला तो सोनिया गांधी को भी नहीं जीतने देगी वो। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेठी के बारे में आपको मैं प्रियंका एक और गांधी कहाँ बताऊं। से लड़ेंगी पता नहीं, बनारस से लड़ेंगी या आप कह रहे हैं फूलपुर से लड़ेंगी? नहीं 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 नहीं, वो अभी अभी नहीं, बनारस से तो हिम्मत नहीं है लड़ने की। वो देखिए उस समय मैसेज इस तरह का दिया जाएगा जैसे कि मोदी जी की चर्चा है कि वो साउथ की किसी सीट से लड़ सकते हैं।
और मोदी जी 2 सीट से तो लड़ेंगे नहीं, आप ये तय मान लीजिए। अगर वो साउथ में जाएंगे तो फिर साउथ से ही लड़ेंगे। तो ऐसा उस समय प्रोपगेंडा एक बना सकते हैं कि साहब प्रियंका के बनारस से आने की खबर सुनकर मोदी जी यहाँ से छोड़ के भाग गए, जैसे कि अजय राय ने बयान दे दिया अभी अध्यक्ष बनने के बाद। तो कुछ उस तरह की ये नरेशन कुछ इस तरह की बना ले तो अलग बात है। अमेठी में भी सेम यही पोजीशन है दीक्षित जी, कि अगर राहुल गांधी 2 जगह से पर्चा भरेंगे, वायनाड से भी और अमेठी से भी, तो अमेठी निश्चित हारेंगे। वहां के कई पत्रकारों से मेरी बात हुई है, कुछ वहां के बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि एक ही कंडीशन है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ कह दे कि भाई मैं तो अमेठी का ही हूं, अमेठी से ही लड़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, तब तो कहीं फाइट में आते हैं वो, वरना हार तय है अगर 2 जगह से लड़ेंगे तो। तो स्थितियां जो है वो बड़ी रोचक बन रही हैं, और इन रोचक स्थितियों को हमें लगातार इनके ऊपर दृष्टि तो रखनी ही है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये जो कांग्रेस वाले जो हैं वो इस इंडी अलायंस से किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे तो इस पे बहुत अधिक संदेह है। देखिए, कांग्रेस पिछली तो बार घाटे जब में ही ये रहेगी। जीते थे, इन्होंने तमिलनाडु से इनकी 8 सीटें थी, और केरल से ये 15 सीट लेके आए थे, 14 या 15 सीट। अलायंस की तो 16 सीट थी इनके। 15 थी इनकी। और हाँ जी, तो आपके टोटल 53 सीट में से तो 23 सीटें तो यहाँ से आ गई। बाकी जो बची थी उससे जो बाकी जो 30 सीटें थी उसमें से 10 सीटें इनकी आई पंजाब से। 10 सीटें ये पंजाब से जीते थे। तो इस बार पंजाब साफ है। तमिलनाडु का रिपीट तो होगा नहीं, पिछली बार तो सारी की सारी सीटें जीत ली थी इनके अलायंस ने, तो एक वो एक रिपीटिशन का कोई एक संभावना है नहीं। एक मैं आपको मजेदार केरल की एक बात बता देता हूँ, वो छोटी सी बात है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक पत्रकार है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई केरल में कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, 20 सीटें हैं, 10 ये लड़ लेंगे, 10 वो लेफ्ट वाले लड़ लेंगे। तो मैंने कहा उस स्थिति में क्या होगा, कि उन्होंने कहा कि उस स्थिति में होगा ये कि हर सीट पे बीजेपी नंबर 2 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कि बीजेपी को भले ही 10,000 वोट मिले, 50,000 वोट मिले, तो हर सीट पे नंबर 2 बीजेपी हो जाएगी। बीजेपी को तो इससे बड़ा बूस्टअप कुछ मिलेगा ही नहीं आगे के लिए, क्योंकि बीजेपी वाले वैसे भी बीजेपी वहां से कोई सीट एक्सपेक्ट कर नहीं रही है। कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रही। तो उनका ये मानना है कि जहां लेफ्ट वाला होगा तो वहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, तो बीजेपी वाला आ जाएगा नंबर 2 पे। ऐसे ही जहां लेफ्ट वाला होगा वहां कांग्रेस वाला नहीं है, तो वहां बीजेपी नंबर 2, चाहे भले ही उसे 10-10, 15-15 हजार वोट मिले, लेकिन नंबर 2 पे बीजेपी के आने के लिए वो। और देखिए, आप तो जानते हैं कि आरएसएस का तो जो गढ़ रहा है कभी, जैसे कि मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, और जिस तरह से शाखाएं कभी केरल में चलती थी, और जिस तरीके से तमिलनाडु की जो कल्चर को जिस तरह से बार बार नरेंद्र मोदी जी हाईलाइट कर रहे हैं कि साहब सिंगोल रखा जाएगा, वहां के पुजारियों को बुलाया जा रहा है, काशी तमिल संगमम किया गया है, तो 2 स्टेट पर उनकी बड़ी नजर है। और वो जानते हैं कि तमिलनाडु में हिंदू वोट्स का एक बहुत बड़ा चंक है, जो जयललिता के जाने के बाद वो ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। एक विकल्प के बनने की स्थिति में नजर आ रहे हैं ये लोग। हाँ, केरल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये बात मजेदार लगी मुझे इनकी, कि अगर ऐसा गठबंधन होता है तो वहां पे केरल में नंबर 2 हो जाएगी बीजेपी इस बार। जी। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत अच्छा है। तो अब ये चर्चा जो है इसी बिंदु पर हम समाप्त करेंगे। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।